Hello everyone, myself Palak, your biology tutor, and today I am going to teach you the fundamental unit of life. This particular series by Vidya Mandir classes is brought to enhance your half-yearly preparations. So without further wasting time, let's start with the fundamental unit of life. So जब हम बात करते हैं fundamental unit of life, so आपको पता है कि क्या होता है fundamental unit of life? It is none other than सेल। सो इस चैप्टर में हम सेल के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम इसमें पढ़ेंगे सेल क्या है, सेल को किसने डिस्कवर किया था, फिर द वेरी फेमस अनियन पील एक्सपेरिमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हाफ ईयरली के लिए, देन सेल थ्योरी गिवन बाय टू ब्रेनियस्ट पीपल, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल। उसके बाद कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल। तीन बेसिस पे पढ़ने वाले हैं हम। सबसे पहला बेसिस रहेगा साइज एंड शेप, दूसरा बेसिस रहेगा टाइप ऑफ न्यूक्लियस, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे जो टाइप ऑफ न्यूक्लियस में भी जो ट्रू न्यूक्लियस के साथ होते हैं उनमें भी दो तरह के डिविजन्स हैं, प्लांट एंड एनिमल सेल। देन हम इतनी सारी सेल की बातें करेंगे तो सेल के अंदर है क्या वो जानने के लिए हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल। तो सबसे पहला कंपोनेंट हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो लेट अस स्टार्ट विथ व्हाट इज अ सेल। सो जब हम बात करते हैं सेल की तो सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज अ सेल। सो जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है वर्ड स्ट्रक्चरल और दूसरा है वर्ड फंक्शनल। सो ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स का मीनिंग क्या है? जब हम बात करते हैं किसी भी स्ट्रक्चरल यूनिट की तो हम उसे कंपेयर कर सकते हैं एक बिल्डिंग की ब्रिक के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि आपका जो ब्रिक होता है बिल्डिंग का उसी से पूरी बिल्डिंग तैयार होती है, सिमिलरली सेल वो पार्ट है हमारे बॉडी का जिससे पूरा का पूरा बॉडी तैयार होता है। तो बेसिकली हम कंपेयर कर रहे हैं सेल को ब्रिक के साथ। देन जब हम बात करते हैं फंक्शनल यूनिट की, ये फंक्शनल यूनिट क्या है? अगर सेल है तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे स्ट्रक्चर्स भी होंगे जो हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करते होंगे, चाहे वो आपका रेस्पिरेशन हो गया, चाहे वो आपका डाइजेशन हो गया, हर तरह की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं यही सेल्स। तो ये आपका इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करते हैं ऑल द नेसेसरी एक्टिविटीज। तो जब हम इस नेसेसरी एक्टिविटीज की बात करते हैं तो हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी? हम यहाँ बात कर रहे हैं अबाउट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। क्या होते हैं ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज? हमारी बॉडी में बहुत सारा ब्रेक डाउन और बहुत सारा फॉर्मेशन होता रहता है। तो ये मेटाबॉलिक वर्ड बना है दो वर्ड से, वन इज योर एनाबॉलिक एंड अदर वन इज योर कैटाबॉलिक। तो जब हम बात करते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस की, सो एनाबॉलिक वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें होता है आपका फॉर्मेशन, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जैसे हो गए। एंड जब हम बात करते हैं कैटाबॉलिक की, बिकॉज कैटा इज वेरी सिमिलर टू कट, सो इसमें हम बात करते हैं किसी भी चीज के डीकॉम्पोजिशन की। सो हम इसमें ब्रेक डाउन और फॉर्मेशन के थ्रू बहुत सारी एक्टिविटीज की बात करते हैं जो कि एक सेल में होता है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं अबाउट कि सेल को डिस्कवर किसने किया और कब किया। तो जब हम बात करते हैं कि किसने डिस्कवर किया सेल को, तो यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट अ वेरी फेमस पर्सन नोन एज रॉबर्ट हुक। सो रॉबर्ट हुक इन 1665 ही डिस्कवर्ड द सेल इन अ कॉर्क स्लाइस। जब हम कॉर्क स्लाइस की बात करते हैं तो कॉर्क स्लाइस कैन बी कंपेयर्ड विद द बार्क ऑफ अ ट्री। सो इट इज बेसिकली अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। कॉर्क में जब उन्होंने पहली बार यूजिंग अ वेरी प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप का क्या मतलब हुआ? एक बहुत पुराने जमाने का माइक्रोस्कोप था, उस समय बहुत ज्यादा डेवलप्ड माइक्रोस्कोप्स नहीं आए थे। ये माइक्रोस्कोप है क्या? माइक्रो मीन्स समथिंग विच इज वेरी स्मॉल, स्मॉलर देन व्हाट आवर आईज कैन सी। सो उन ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है उसे माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो जब हम बात करते हैं मिस्टर रॉबर्ट हुक की, तो उन्होंने पहली बार एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप की हेल्प से एक कॉर्क स्लाइस में क्या देखा था? सेल को देखा था। तो सेल उन्हें पता कैसे चला कि ये सेल है, या उन्होंने ये नाम कैसे दिया इसको हम जानते हैं। तो जब उन्होंने इसका स्ट्रक्चर देखा तो उन्होंने कैसा स्ट्रक्चर देखा था? कुछ हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर देखा था, जिसमें उन्होंने बात की थी इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर्स की। तो ये जो स्ट्रक्चर्स थे हनीकॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर्स, वो उन्हें दिखाई दिए इन अ कॉर्क सेल। जब उन्होंने देखा तो इसमें बहुत सारा वेकेंट स्पेस था।
इस वेकेंट स्पेस के लिए उन्होंने एक नाम सोचा। तो ही सॉ द कॉर्क रिसेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ अ हनी कोम कंसिस्टिंग ऑफ मेनी लिटिल कंपार्टमेंट्स। तो ये उन्होंने बहुत सारे लिटिल कंपार्टमेंट्स को देखा। इस लिटिल कंपार्टमेंट को उन्होंने नाम क्या दिया? ही कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल्स। ये सेल्स उन्होंने बोला इन कंपार्टमेंट्स को। क्यों बोला? क्योंकि जो सेल है वो लैटिन वर्ड होता है किसके लिए? एक लिटिल रूम के लिए। सो बेसिकली इस लिटिल रूम की हेल्प से उन्होंने ये वर्ड डिस्क्राइब किया सेल। लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग सेल्स की बात हो रही थी। अब हम बात करेंगे अबाउट द लिविंग वंस। तो मिस्टर लेवेनहॉक ने इन 1674, सो एंटोन वॉन लेवेनहॉक ने सबसे पहली बार 1674 में, अब क्योंकि माइक्रोस्कोप आपका ज्यादा एडवांस हो गया तो इंप्रूव माइक्रोस्कोप के साथ उन्होंने डिस्कवर किया फ्री लिविंग सेल्स को। ये कुछ आपके ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो अगेन हमारे विजिबिलिटी से ज्यादा छोटे थे। तो इसे उन्होंने विद द हेल्प ऑफ इंप्रूव माइक्रोस्कोप देखा पहली बार। और किसमें देखा? पॉन्ड वाटर में देखा इससे। तो इसके साथ हमें पता चला कि पहली बार एक नॉन लिविंग सेल और पहली बार एक लिविंग सेल कैसे डिस्कवर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे अबाउट अनियन पील एक्सपेरिमेंट। सो व्हाट इज दिस अनियन पील एक्सपेरिमेंट? इसमें हम लोग लेंगे सबसे पहले एक अनियन, फिर उसके बाद हम निकालेंगे उसके सबसे अंदर वाली लेयर का एक बहुत ही पतला सा पार्ट हम निकालेंगे एंड हम उसे वाटर में वॉश करेंगे। तो द थर्ड स्टेप वुड बी वॉशिंग द अनियन पील इन द वाटर। देन उसके बाद वी विल स्टेन द अनियन पील। दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट इज अबाउट द स्टेनिंग। सो यहाँ पे हम स्टेन कर रहे हैं अनियन पील को। सो ये स्टेनिंग जो हमने की ये हम दो चीजों से कर सकते हैं। क्यों जरूरी है स्टेनिंग? क्योंकि अगर हम विदाउट स्टेनिंग देखने की कोशिश करेंगे इन द माइक्रोस्कोप, सो थिंग्स वुड नॉट बी दैट क्लियर। सो टू मेक इट अ लिटिल मोर क्लियर वी विल ऐड द स्टेन। स्टेन कैन बी ईदर saffronin, which is a red color stain, or it can be your methylene blue. So क्या हो सकता है आपका next? It can be methylene blue. So we can use any of the stains to stain this particular onion peel. Then उसके बाद हम again इसको wash करेंगे. Wash करने के बाद we will put it on slide and cover it with glycerin. After putting glycerin on it, we will cover the slide with the cover slip. This is a cover slip that we will use. And after covering it with the cover slip, we will use this particular slide to view under a microscope. Any microscope that is visible. Either it can be a light microscope or it can be a compound microscope. Both can be used. So इस तरीके से हमने onion peel experiment के बारे में पढ़ा in 10 to 12 steps. Then going ahead, we will talk about the cell theory. तो जब हम बात करते हैं सेल थ्योरी की तो ये एटलीस्ट 3 to 5 मार्क्स में आता है आपके एग्जाम्स में। तो इसमें आप 3 to 5 मार्क्स में क्या क्या पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो? सबसे पहली चीज कि सेल थ्योरी डिस्कवर किसने की? तो सेल थ्योरी वाज डिस्कवर्ड बाय 2 बायोलॉजिस्ट। सो बायोलॉजिस्ट कैन बी ईदर अ बॉटनिस्ट और इट कैन बी अ zoologist. तो जब हम बात करते हैं एक बॉटनिस्ट की तो सबसे पहली बार इन 1838 मिस्टर मैथियस क्लेडन for the very first time actually discovered the plant cell. क्योंकि ये क्या थे? ये एक बॉटनिस्ट थे। तो इन्होंने पहली बार प्लांट सेल को देखा अंडर अ माइक्रोस्कोप। और जब उन्होंने प्लांट सेल को देखा तो उन्होंने क्या देखा कि सारे प्लांट्स जो हैं वो सेल से बने हुए हैं। उन्होंने प्लांट्स को ऑब्जर्व किया और उन्हें पता चला कि सारे सेल्स प्लांट से बने हैं, सारे प्लांट सेल से बने हुए हैं। देन हम बात करेंगे अबाउट थियोडोर श्वान। ही इन 1839 व्हाट ही डिड, ही लुक्ड इनटू द एनिमल सेल्स बिकॉज ही वाज अ zoologist. तो इन्होंने एनिमल सेल्स में देखा और उन्होंने एनिमल्स में भी सेम चीज ऑब्जर्व की कि सारे एनिमल्स किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। तो दोनों ने मिलके एक कंक्लूजन निकाला। द कंक्लूजन वाज कि all the plants and animals are composed of cells. और उन्होंने एक और चीज बताई अपार्ट फ्रॉम दैट कि सारे एनिमल्स और प्लांट सेल से बने हुए हैं। उन्होंने बोला सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगेन ये जो यूनिट वर्ड उन्होंने यूज किया ये दो चीजों को कंप्राइज करता है। वन इज द स्ट्रक्चरल यूनिट एंड अदर वन इज द फंक्शनल यूनिट।
ये दो यूनिट उन्होंने बोला कि जो सेल है हमारा वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों यूनिट्स है। देन उसके बाद इतना सफिशिएंट नहीं था, देन केम द रडोल्फ विरकाउ एंड ही ऑन 1855 इन्होंने सबसे पहली बार एक चीज बोली विच वॉज कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो इसके लिए उन्होंने एक लैटिन टर्म का यूज किया, ही कॉल्ड इट एज ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। So omnis cellula e cellula means कि all cells arise from pre-existing cells and ये बोला किसने? वर्काउ ने। उनके कहने का मतलब क्या था? जैसे हम अगर बात करें एक बैक्टीरिया की, तो एक बैक्टीरिया आगे कंटिन्यू कर सकता है अपनी लाइफ एज डॉटर सेल्स जब वो बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड करता है। तो अल्टीमेटली बैक्टीरिया क्या हो गया? इमॉर्टल हो गया और वो कभी भी मर नहीं रहा है। तो जब आपका बैक्टीरिया कंटिन्यू कर सकता है तो हमें ये पता चल रहा है कि एक बैक्टीरिया से ही आपके आगे के जितने भी डॉटर सेल्स आए वो सारे किससे आए? विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियाज ओनली। सो यही बोलने की कोशिश कर रहे थे मिस्टर विरकाउ और उन्होंने ऐड किया था दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सो इसमें चाहे वो 3 मार्क्स का है चाहे 5 मार्क्स का है, यू कैन राइट दीज पॉइंट्स एंड I hope you will get full marks in that. Let's go ahead and talk about the types of organisms. जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हमने सेल की बात की। अब सेल में चाहे तो कोई ऑर्गेनिज्म एक सेल से बन सकता है, चाहे तो कोई ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से बन सकता है। तो जब हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स। इसका बेसिस हमने क्या लिया है? दिस इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे हमने ये कहने की कोशिश की है कि 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वन इज यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब आपको पता ही है क्या होता है? यूनि मीन्स सिंगल। सो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिंगल सेल से बने हुए हैं एंड मल्टी मीन्स मेनी। सो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत सारे सेल से बने होते हैं। तो जब हम यूनिसेलुलर की बात करते हैं तो ऑर्गेनिजम्स इन विच अ सिंगल सेल मे कंस्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म, लाइक यू हैव द एग्जांपल ऑफ अमीबा, यू हैव द एग्जांपल ऑफ क्लेमाइडोमोनास। अमीबा is a protozoa and when you talk about Chlamydomonas it is a type of algae. So जब हम बात करते हैं अमीबा की या क्लेमाइडोमोनास की, so ये सब आपके क्या हैं? ये सब आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। Then when we go ahead and talk about the multicellular organisms and the many cells they group together in a single body and each of the cell has its own functions with different functions in it. So इसमें आपके क्या क्या आ सकते हैं? सारे फंगी आ सकते हैं ऑलमोस्ट। कुछ ऐसे होते हैं जो इसमें एक्सेप्शंस होते हैं और आ सकते हैं आपके प्लांट्स और एनिमल्स। ये सब आपके इंक्लूड हो सकते हैं इनटू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो ये 2 ऑर्गेनिजम्स थे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स। अब हम बात करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ सेल्स। तो जब हम टाइप्स ऑफ सेल्स की बात करते हैं तो इसमें बेस्ड ऑन साइज यू हैव मेजर्ड 3 डिविजन्स। सबसे पहले आपका लार्जेस्ट सेल। तो जब हम बात करेंगे लार्जेस्ट सेल की तो इट इज द ऑस्ट्रिच एग। देन हम बात करेंगे स्मॉलेस्ट सेल की विच इज PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो ये आपका स्मॉलेस्ट सेल है। जब हम बात करते हैं लॉन्गेस्ट सेल की तो इट विल बी नर्व सेल। सो ये जैसे आपको नर्व सेल दिख रहा है इसको हम न्यूरॉन भी बोलते हैं। सो न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल, largest cell is ostrich egg and smallest cell can be PPLO or you can also call it as mycoplasma. तो ये आपका based on size division है। Then जब हम बात करते हैं based on shape, हमें यहाँ पे already दिख रहा है कि हर एक सेल का अपना एक अलग शेप है। जैसे हम देख पा रहे हैं नर्व सेल, तो नर्व सेल आपका काफी लंबा है तो इट विल बी इलोंगेटेड। काफी ब्रांच्ड दिख रहा है तो इट कैन बी ब्रांच्ड ऑल्सो। सिमिलरली जब हम ब्लड सेल्स पे जाते हैं तो कुछ ब्लड सेल्स आपको कैसे दिखते हैं? डिस्कॉइड या सॉसर शेप के दिखते हैं, तो उन्हें हम क्या बोल सकते हैं? उन्हें हम RBC बोल सकते हैं। देन कुछ के आपके न्यूक्लियस काफी अलग शेप के होते हैं जिन्हें हम WBCs भी बोल सकते हैं, जो अमीबॉइड शेप के होते हैं। देन व्हेन यू लुक अबाउट द स्मूथ मसल सेल, ये आपका कैसा दिख रहा है? दिस इज योर स्पिंडल शेप्ड स्मूथ मसल सेल। सो ये बिकॉज इट हैज टेपरिंग एंड्स। सो इस टेपरिंग एंड की हेल्प से हम बोल सकते हैं कि ये क्या है आपका? This is your smooth muscle cell. So smooth muscle cell has tapering end. Now let us go ahead and talk about
two types of cells based on the nucleus. So nucleus पे based हमारे दो टाइप के सेल क्या क्या है? Prokaryotic cell, the organisms having prokaryotic cell are known as prokaryotes. एंड फिर जो ऑर्गेनिज्म के पास यूकैरियोटिक सेल होता है उन्हें हम बोल सकते हैं यूकैरियोट्स। ये जो दो वर्ड्स है इसमें मीनिंग क्या है? ये जब प्रो मतलब होता है, दिस प्रो मीन्स प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब जो आपका थोड़ा पुराना हो, दैट इज प्रिमिटिव। जब हम यू की बात करते हैं, यू मतलब होता है ट्रू। अब क्या प्रिमिटिव है और क्या ट्रू है? तो जब हम बात करते हैं इसके फर्दर डिविजन की, तो ये जो कैरियोट्स वर्ड है, दिस कम्स फ्रॉम कैरियन। कैरियन का मतलब क्या होता है? कैरियन इज अ लैटिन वर्ड फॉर न्यूक्लियस। तो यहाँ पे हम प्रिमिटिव न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम ट्रू न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। हमें कैसे पता चला कि अगर न्यूक्लियस प्रिमिटिव है या ट्रू है? तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा इसके डिफरेंसेस। तो सबसे पहली चीज, न्यूक्लियस इज पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हमें पता कैसे चला कि न्यूक्लियस वाज प्रिमिटिव? न्यूक्लियस इसलिए प्रिमिटिव है बिकॉज उसमें क्या नहीं है? उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। किसी भी चीज की मेम्ब्रेन क्या करती है? एक बाउंड्री सेट करती है कि विद इन दैट पर्टिकुलर बाउंड्री द पर्टिकुलर ऑर्गन और ऑर्गेनल वुड बी देयर। सो यहाँ पे क्या है, आपका न्यूक्लियस जो है वो पुअरली डिफाइंड है क्योंकि यहाँ पे एब्सेंस है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। उसके अलावा क्या होता है, अब क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है तो हम उसे न्यूक्लियस कैसे बुलाएं? हम उसे क्या बुलाते हैं? हम उसे बुलाते हैं आपका न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड आपको बाद में पता चलेगा कि वो टर्म क्या है। जब हम न्यूक्लियोइड की बात करते हैं तो न्यूक्लियोइड आपका है द अनडिफाइंड न्यूक्लियस। जो अनडिफाइंड न्यूक्लियस होता है, अनडिफाइंड डेफिनेशन कैसे पता चली? जब आपका कोई चीज मेम्ब्रेन बाउंड हो जाती है तब वो डिफाइंड हो जाती है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोइड है जो कि कंप्लीटली अनडिफाइंड है। देन उसके बाद क्या है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन न्यूक्लियोलस जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, वो भी एब्सेंट होता है। न्यूक्लियोलस किस में प्रेजेंट होता है? यूकैरियोट्स में। इसका काम क्या है? इट हैज राइबोसोम्स। एंड ये जो राइबोसोम एक वर्ड है, ये राइबोसोम आपका प्रोटीन का फैक्ट्री होता है इन अ सेल एंड इट हेल्प्स द सेल टू एक्चुअली प्रोड्यूस प्रोटीन्स। तो इसमें वो चीज एब्सेंट है। फिर उसके बाद क्या है, इसमें कुछ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट होते हैं। ऑलमोस्ट सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। अब अगेन अगर मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है तो वो अनडिफाइंड होंगे। तो आपके जो भी सेल ऑर्गेनल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं वो नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं। जैसे एक नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है राइबोसोम। ये राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस भले ही है बट ये क्या है, आपके किसी भी सेल का प्रोटीन फैक्ट्री है और ये प्रेजेंट होता है आपके प्रोकैरियोट्स में। उसके अलावा कुछ इनमें ऐसे भी, क्योंकि हम ज्यादातर प्रोकैरियोट्स में बात करते हैं अबाउट यूनिसेलुलर बैक्टीरियाज, तो जब हम यूनिसेलुलर बैक्टीरियाज की बात करते हैं तो बैक्टीरियाज कुछ ऐसे भी होते हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, दोज हु एक्चुअली परफॉर्म फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। अभी जो क्लोरोफिल है ना, ये अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में ये प्रेजेंट होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल में जिसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट क्योंकि एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है तो कैसे क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा इन प्रोकैरियोट्स? बिकॉज वो मेम्ब्रेन बाउंड क्लोरोप्लास्ट तो प्रेजेंट हो नहीं सकता। तो हम यहाँ बात करते हैं किसकी, कि द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेनस वेसिकल्स। कुछ बैग जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें ये क्लोरोफिल फिल होता है, लेकिन ये प्लास्टिड में नहीं होता। प्लास्टिड मतलब किसकी ये बात कर रहा है? ये बात कर रहा है क्लोरोप्लास्ट की, कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर नहीं होता। देन उसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सब आपके किसके एग्जांपल्स हैं? आपके प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल्स हैं। देन गोइंग अहेड वी विल टॉक अबाउट यूकैरियोट्स। यहाँ पे ठीक ऑपोजिट होगा प्रोकैरियोट्स के। अगर उनमें यूनिसेलुलर है तो इनमें ज्यादा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे। उनमें अगर न्यूक्लियस पुअरली डिफाइंड है तो इनमें डेफिनेटली वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा जिसमें कि एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी टू रेस्ट्रिक्ट और टू डिफाइन द पर्टिकुलर न्यूक्लियस। इनमें न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है जिसके अंदर अगेन ये प्रॉपर्टी होती है कि वो प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सके। देन यू हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट। ये जो बार बार ऑर्गेनल्स की बात हो रही है इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे कि ये कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हर एक सेल को उनका फंक्शन देते हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। इनमें राइबोसोम ज्यादा डेवलप्ड होता है। राइबोसोम तो इनमें भी प्रेजेंट है, नॉन मेम्ब्रेनस इनमें भी है और इनमें भी नॉन मेम्ब्रेनस ही है, लेकिन डिफरेंस मेजर क्या है कि इनमें जो है वो ज्यादा डेवलप्ड राइबोसोम प्रेजेंट होता है। देन इनके एग्जांपल्स होते हैं अगेन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो आपके फंगी हो चाहे वो प्लांट हो, वो सब इसके एग्जांपल्स में आते हैं। अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि
कुछ सर्टेन स्ट्रक्चर जिन्हें हम पिलाए बोलते हैं वो हेल्प करते हैं प्रोकैरियोट्स को, ताकि वो किसी भी पर्टिकुलर चीज से अटैच हो सके। देन ये जो फ्लैजिला है, ये फ्लैजिला हेल्प करता है उनको लोकोमोशन में। गोइंग अहेड दे हैव साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आप पढ़ेंगे आगे क्या होता है, इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स द सेल। देन उसके बाद राइबोसोम्स इनमें प्रेजेंट है, लेकिन इनमें थोड़ा कम डेवलप्ड राइबोसोम होता है। देन इनमें न्यूक्लियोइड है इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनमें क्या एब्सेंट होता है, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट है, तो इसकी जगह पे क्या प्रेजेंट है, दे विल हैव न्यूक्लियोइड इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस, इनके पास एक न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद दे विल हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिकॉज ये सब में प्रेजेंट होता है, ये एक सेल मेम्ब्रेन होता है। देन उसके बाद दे विल हैव सेल वॉल। सो ये सब प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। जब यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो ये ऑब्वियसली वे ट्रू न्यूक्लियस है, तो इनमें प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। देन उसके बाद सेल मेम्ब्रेन तो इनमें भी होता है, साइटोप्लाज्म इनमें भी होता है, लेकिन इनमें कुछ ऑर्गेनल्स हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, डीएनए, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, ये सब कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो आपको प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलेंगे। ठीक है, गोइंग अहेड लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अभी हमने बोला ट्रू न्यूक्लियस है। अब ट्रू न्यूक्लियस के साथ मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दिए। मैंने आपको बताया अबाउट फंगाई, अबाउट प्लांट्स एंड अबाउट एनिमल्स। तो जब हम बात करते हैं अबाउट plants and animals, तो these are 2 different kinds of eukaryotic cell। इनमें क्या मेजर डिफरेंस हो सकता है? जब हम बात करते हैं प्लांट सेल की, प्लांट सेल एज कंपेयर टू एनिमल सेल बड़ा होता है एंड इसका ज्यादातर एक फिक्स्ड रेक्टेंगुलर शेप होता है। बट जब हम बात करते हैं एनिमल सेल की, इट इज ईदर इरेगुलर इन शेप या फिर ये आपका राउंड शेप का होता है। गोइंग अहेड हम बात करेंगे सेल वॉल की। सेल वॉल एक ऐसा कैरेक्टर है जो सिर्फ और सिर्फ आपको प्लांट सेल में ही दिखाई देता है। एनिमल सेल में सेल वॉल इज एब्सेंट। देन वी हैव अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। सो एज यू कैन सी, दिस इज दैट लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर प्लांट सेल। ये इतना बड़ा होता है कि खुद ये सेंट्रल स्पेस ले लेता है एंड इट पुशेस द न्यूक्लियस टू द पेरिफेरी। सो क्योंकि ये आपका वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, तो इसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो एक साइड हो जाता है, वो पेरिफेरल हो जाता है। पेरिफेरल मींस इट इज अटैच्ड टू द बाउंड्री, वो ज्यादातर आपके बाउंड्री की तरफ चला जाता है। देन उसके बाद इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कम प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज अगेन एन ऑर्गेनल। ये आपका हेल्प करता है टू जनरेट द पावर। अब क्योंकि प्लांट्स आर नॉन मोटाइल, उन्हें मूव नहीं करना होता है एंड दे रिमेन स्टेशनरी ऑन अ पोजीशन, हेंस दे रिक्वायर लेस माइटोकॉन्ड्रिया। तो इनमें एज कंपेयर टू एनिमल्स, बिकॉज वी मूव, सो हमें ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। इनमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड्स में मैंने आपको लास्ट स्लाइड में ही बताया था कि प्लास्टिड्स कंप्राइजेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है आपका क्लोरोफिल। क्योंकि प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं एंड दे जनरेट देयर ओन फूड, हेंस दे रिक्वायर द प्लास्टिड्स। सेंट्रोसोम इनमें एब्सेंट होता है। ये सेंट्रोसोम भी क्या है, इट इज ऑल्सो अ नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल जस्ट लाइक राइबोसोम। तो सेंट्रोसोम किन में प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है एनिमल्स में, क्योंकि ये हेल्प करता है उन्हें सेल डिविजन में। इन प्लांट्स वी हैव स्पेशल यूनिट्स नोन एज सेल प्लेट्स दैट हेल्प इन द डिविजन ऑफ द प्लांट सेल। जब हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो ठीक प्लांट सेल के ऑपोजिट स्मॉल इरेगुलर शेप के होते हैं। इनमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता, तो इनकी आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है सेल मेम्ब्रेन की। इनमें बहुत सारे या तो छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे या इनमें वैक्यूल्स कभी कभी एब्सेंट भी होते हैं। अगर ये प्रेजेंट होते हैं तो ज्यादातर पेरिफेरी पे प्रेजेंट होते हैं, बाउंड्री पे प्रेजेंट होते हैं, सेंटर पे नहीं, क्योंकि इनमें सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस लाइज इन द सेंटर। माइटोकॉन्ड्रिया इनमें ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड एब्सेंट इसलिए रहता है बिकॉज वी आर हेट्रोट्रॉफ्स, तो वी डोंट रिक्वायर प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट टू प्रोड्यूस फूड। देन उसके बाद सेंट्रोसोम्स इनमें प्रेजेंट होता है फॉर द सेल डिविजन। लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल। इतनी देर से हम बात कर रहे हैं सेल के टाइप्स की, हमने बात किया अबाउट कि आपका सेल की डिस्कवरी किसने की। अब हम एक्चुअली बात करेंगे कि सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो जब हम बात करेंगे सेल के कंपोनेंट्स की, तो यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट सेल बाउंड्रीज। अब जैसा कि मैंने आपको इसके लास्ट स्लाइड में बताया कि जो हमारा प्लांट सेल है, इट हैज सेल वॉल, उसके पास क्या होता है, सेल वॉल। तो उसकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी दैट वुड बी सेल वॉल, और उसके अंदर ठीक सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। बट क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है, तो इसीलिए उनकी आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या होगी, इट विल बी सेल मेम्ब्रेन।
तो सबसे पहली चीज हो सकती है सेल बाउंड्रीज, जिसमें आता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और सेल वॉल। देन दूसरा हो सकता है आपका हेड मास्टर ऑफ द सेल, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। देन कम्स द जेली लाइक सब्सटेंस, जो कि आपके न्यूक्लियस और उस सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल के बीच में प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द सेल। तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या है आपका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस पर्टिकुलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन। जैसा कि मैंने आपके लास्ट स्लाइड में भी लिखा था कि देयर आर 2 बाउंड्रीज। सो जब हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग होता है फॉर एन एनिमल सेल। प्लांट सेल के लिए सेल वॉल होता है, लेकिन अगेन अगर हम लोग बात करें कंटेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से दूर रखने की, तो चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, दोनों के केस में ये काम कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन करता है। इट इज कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या मतलब है? The selectively permeable membrane is a type of membrane that only allows the entry of certain solvents and solutes. It does not allow the entry of all the solvents or solutes. It selects the solvents and solutes that it can allow the enter. तो हम इसे क्या बोलेंगे? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। यू विल नेवर कॉल दिस एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बिकॉज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में क्या होता है कि इनमें सिर्फ और सिर्फ एंट्री होती है सॉल्वेंट्स की, इनमें सॉल्यूट्स की एंट्री नहीं होती। तो आप बात करोगे किसके? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसके लिए? फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस पर्टिकुलर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट अस गो अहेड एंड टॉक अबाउट कि अब हम बात कर रहे हैं कि कोई चीज भी अंदर एंटर करती है, चाहे वो कोई सर्टेन सॉल्यूट्स हो चाहे वो सर्टेन सॉल्वेंट्स हो, तो ये एंटर करते कैसे हैं? तो जो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस होता है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, उसके लिए 2 पर्टिकुलर टाइप्स होते हैं। तो क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं इनमें सबसे पहला प्रोसेस होता है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट का। आपको समझ में आ रहा है ये जो पैसिव वर्ड है, इसका मतलब ही है कि कोई चीज अगर इजीली हो जा रही है बिना एनर्जी को वेस्ट किए या बिना एनर्जी का यूज किए, तो जब हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो इट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट डज नॉट यूज एनर्जी फॉर ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंसेस फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सो जब हम बात करेंगे किसी भी पैसिव ट्रांसपोर्ट की, आप खुद एक चीज सोचिएगा कि अगर कोई चीज कहीं पे ज्यादा है तो वहां से कम में भेजने में हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो ऑटोमेटिकली एक फ्लो होता है जिसकी वजह से कोई भी चीज फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव कर सकती है। तो वैसे ट्रांसपोर्ट को हम बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। देन द सेकंड टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव में आपको वर्ड ही समझ में आ रहा है कि दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट यूजेस द एनर्जी। अब ये अगर एनर्जी का यूज कर रहा है तो हाउ इज इट गोइंग टू ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंस? इट विल ट्राई टू ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंस फ्रॉम इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे हम किसके एग्जाम्पल ले सकते हैं? यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं मिनरल के ट्रांसपोर्ट का। जब हम बात करते हैं किसी भी मिनरल के ट्रांसपोर्ट का, तो मिनरल क्योंकि हमेशा लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है, तो वहां पे हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। जब हम बात करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट की, तो दिस कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। कौन सा हो सकता है? एक है आपका डिफ्यूजन और दूसरा है आपका ऑस्मोसिस। तो अब हम 1 बाय 1 दोनों के बारे में पढ़ते हैं। लेट अस गो अहेड विथ डिफ्यूजन। जब हम बात करेंगे डिफ्यूजन की, तो डिफ्यूजन इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। स्पॉन्टेनियस मतलब अगर हम कोई एग्जांपल लें कि लेट अस सपोज वी आर हैविंग अ इंसेंस स्टिक बर्न्ड एट द एंड ऑफ अ रूम। किसी भी रूम के कॉर्नर में अगर कोई इंसेंस स्टिक बर्न है तो वो इजीली कुछ समय बाद आप तक पहुंच जाती है। उसकी स्मेल कैसे पहुंचती है? क्योंकि आपको पता चल रहा है कि अराउंड दैट इंसेंस स्टिक द मॉलिक्यूल्स आर एक्चुअली हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, तो वहां से उनके लिए एक लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव करना इजी है। तो अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन to a region where its concentration is low is known as diffusion. So जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ मूव करना is actually diffusion. इसमें एग्जाम्पल हो सकता है ऑक्सीजन का, या इसमें एग्जाम्पल हो सकता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का भी। कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि आपके सेल के अंदर ज्यादा है, वहां से बाहर की तरफ मूव करना, और ऑक्सीजन का बाहर से अंदर की तरफ मूव करना is known as
द डिफ्यूजन। तो यहाँ पे हमें किसी भी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है। एक जो मेजर डिफरेंस होता है बिटवीन दिस एंड दिस डज नॉट रिक्वायर अ मेम्ब्रेन। This particular thing does not require a membrane। इसमें जरूरत नहीं पड़ती है हमें एक मेम्ब्रेन की। तो ये एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूजन एंड द ऑस्मोसिस। जब हम ऑस्मोसिस की तरफ मूव करेंगे तो ऑस्मोसिस में भी क्या हो रहा है, आपका वाटर का मूवमेंट हो रहा है। इसमें हम लोग किसी भी चीज के मोशन की बात करेंगे इन योर डिफ्यूजन, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो गैस हो। लेकिन जब हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो हम सिर्फ यहाँ पे किसी भी सॉल्वेंट के मोशन की बात करते हैं। अगर टिपिकली बोले तो हम यहाँ वाटर की बात करते हैं। तो ऑस्मोसिस इज द नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। किसी भी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर का डिफ्यूजन फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जब यहाँ बात कर रहा है हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, तो इट्स टॉकिंग अबाउट अ लोअर सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन। तो जहां पे भी सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, ज्यादा से कम की तरफ मूव करेगा इन ऑस्मोसिस। जैसे एग्जांपल है आपका, प्लांट सेल्स टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। प्लांट सेल्स जो होते हैं उनमें वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है किसके थ्रू ऑस्मोसिस। तो अब हम बात करेंगे 3 टाइप के ऑस्मोसिस की। 3 टाइप के सॉल्यूशन में ऑस्मोसिस पॉसिबल है। लेट अस गो अहेड एंड टॉक अबाउट दैट। जब हम बात करेंगे वो 3 टाइप के सॉल्यूशन, तो सबसे पहला सॉल्यूशन है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिनमें आपका जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होता है वो आपका किसी भी सेल के बाहर वाले सॉल्यूशन में ज्यादा होता है। जैसे अगर हम लोग देखें हाइपरटोनिक का एग्जांपल, तो आपको पता चल रहा है कि सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम होगा। सेल के बाहर का अगर कोई एनवायरनमेंट है तो बाहर के एनवायरनमेंट में वाटर का कंसंट्रेशन कम है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। तो जहां वाटर का कंसंट्रेशन कम है, मूवमेंट कहां से कहां होगी? मूवमेंट सेल के अंदर से सेल के बाहर की तरफ होगी, क्योंकि जो सेल का अंदर का कंसंट्रेशन है उसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो hypertonic solution is a solution that contains a higher concentration of solute compared to the surrounding fluid। अंदर में solute का concentration higher होता है surrounding fluid से, and that push water out of the cell। तो जैसे ही ये सेल के बाहर वाटर को निकालता है, सेल क्या हो जाता है? श्रिंक। आप देख पा रहे हैं कि सेल यहाँ क्या हो रहा है? सेल यहाँ पे हो रहा है श्रिंक। तो यहाँ पे सेल हो गया आपका श्रिंक। जब हम बात करेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपो वर्ड इज, आपको याद कैसे होगा ये चीज? हाइपोटोनिक में ऑब्वियसली जब सेल के अंदर से सेल के बाहर की तरफ मूव किया है, ये ठीक ऑपोजिट होगा हाइपोटोनिक के। तो यहाँ पे सेल के बाहर से सेल के अंदर की तरफ मूव करेगा, तो अंदर का जो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा होगा, सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। जब सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन कम है तो सॉल्वेंट बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा, अल्टीमेटली स्वेलिंग अप द सेल। आपको याद कैसे रहेगा कि हाइपोटोनिक में सेल स्वेल हो रहा है? देयर इज अ इजी ट्रिक दैट वी यूज, बिकॉज हाइपो इज कंपेयर्ड टू हिप्पो and we know that a hippo is actually swelled up in itself। so हम वैसे ही याद करते हैं इस सेल को भी। हम बोलते हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जो सेल है वो स्वेल हो जाता है, एंड जब हम हाइपर की बात करते हैं इसमें सेल श्रिंक हो जाता है। आइसोटोनिक बिकॉज यहाँ पे जो बाहर का कॉन्सेंट्रेशन है सेल का और जो अंदर का कॉन्सेंट्रेशन है इट इज द सेम, तो यहाँ पे सेल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल श्रिंक हो रहा है, आइसोटोनिक में सेल इज द सेम। जबकि जब हम बात करें हाइपोटोनिक की, इसमें तो कुछ सेल बर्स्ट भी हो जा रहे हैं ड्यू टू द एंट्री ऑफ द वाटर या किसी भी सॉल्वेंट का बाहर से अंदर की तरफ एंटर करना टू अ लेवल की इवन द सेल कैन बर्स्ट। सो दिस इज अबाउट द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सो यहाँ पे हम एंड करते हैं आज की क्लास, एंड वी विल कंटिन्यू with the series in the next class। I hope आपको आज की क्लास समझ में आई हो, और आज हमने पढ़ा सेल के बेसिक चीजों के बारे में। So I would like to thank you all. Thank you so much.